हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BDN केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूँ राज यादव और जैसा कि पता है आपको, चैप्टर हमारा चल रहा है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग दो टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। उसमें पहला हमारा टॉपिक था कंसंट्रेशन से रिलेटेड, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता से संबंधित था पहला टॉपिक हमारा। और जो दूसरा टॉपिक है वो था हमारा हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ से रिलेटेड। ठीक है, अर्थात दो टॉपिक से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे हम रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। इससे आगे का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब। और वाष्प दाब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद में इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को हमें देखना है, समझना है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। बस इसको केवल आप वीडियो में बने रहना है। इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो में बने रहना है। और वीडियो देखने के बाद में आप ये कंफर्म मान लीजिए कि आपको वेपर प्रेशर या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना होता है इसका, या तो नियम आता है और नियम नहीं आता है तो तो राउल्ट के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटे, आज हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। देखिए भाई, वेपर प्रेशर, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग वेपर प्रेशर को समझते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक बीकर लिया। समझना बेटे, बहुत आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है। मैंने एक यहाँ पर कंटेनर ले रखा है, एक बीकर ले रखा है और इस बीकर के अंदर एक लिक्विड ले रखा है। ठीक है, लिक्विड कैसा होना चाहिए, लिक्विड जो होना है वो वाष्पशील हो जाना चाहिए, मतलब वाष्पशील हो। वो वाष्पशील कैसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है ना, ईथर है, या फिर हम वाटर को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो कोई भी लिक्विड ऐसा हो जो मतलब सेल्फ से मतलब कम वाष्प में ज़्यादा वाष्पशील हो या कम वाष्प, लेकिन वाष्पशील होना चाहिए वहाँ पर लिक्विड। ठीक है, तो हम ऐसा लिक्विड लेते हैं, एक वाष्पशील लिक्विड लेते हैं और वाष्पशील लिक्विड को एक कंटेनर में लेके उसके ऊपर से बंद कर देते हैं। ठीक है, जब बंद करेंगे तो क्या होगा, जो भी लिक्विड होगा उस लिक्विड की जो वेपर्स होंगी वो वेपर्स ऊपर, यानी यहाँ पर आपकी जो वेपर्स हैं बेटा, वो वेपर्स यहाँ पर इकट्ठी होंगी ये इसके ऊपर। ठीक है, लिक्विड से ऊपर। लेकिन ध्यान रहे कि जितनी लिक्विड से ये वेपर बन रही है उतनी ही वेपर से लिक्विड बने। इसको बोलते हैं हम बेटा साम्यावस्था। क्या बोलते हैं बेटे, साम्यावस्था। जब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड बनने की प्रक्रिया दोनों बराबर हो जाएंगी, अर्थात लिक्विड बनने का वेग और वेपर बनने का वेग जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस अवस्था को, इस स्टेज को हम साम्यावस्था कहते हैं। तो यही कहा गया है कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब कोई लिक्विड यानी कोई द्रव अपनी वाष्पों के साथ साम्यावस्था में होता है, जब कोई लिक्विड यानी वाष्पशील द्रव अपनी गैसों के साथ या अपनी वाष्पों के साथ साम्यावस्था में होता है, तो इस वेपर द्वारा, ये जो वाष्प है, इस वेपर द्वारा द्रव की ये सतह है, ऊपर वाली जो सरफेस है, इस सरफेस पर एक प्रेशर लगता है। इस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अर्थात मैं एक लाइन में फिर बोल दे रहा हूं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है कि जब कोई वाष्पशील द्रव अपनी वाष्पों के साथ साम्यावस्था में होता है, तो साम्यावस्था में होता है तो वाष्पों द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित किया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लेते हैं इसको हम लोग। इसको हम नोट करेंगे वेपर प्रेशर को कि आखिर वेपर प्रेशर क्या होता है। ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है आज, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर, इसको नोट करते हैं हम लोग। ठीक, आज इसको नोट करेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वाष्प दाब, यानी हम कह सकते हैं बेटे जब कोई वाष्पशील द्रव अपनी द्रव, या हम इसको विलयन भी कह सकते हैं, या विलयन द्रव या विलयन अपनी वाष्पों के साथ
साम्यावस्था में होता है, साम्यावस्था यानी साम्यावस्था, साम्यावस्था में होता है तो वाष्पों द्वारा द्रव की सतह पर, जो सरफेस है, सरफेस की बात चल रही है, यानी कि सतह पर आरोपित किया गया दाब, उसका वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, याद हो गया होगा और इसको रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर ले लिया यहाँ पर, और इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ कोई लिक्विड लेता हूँ, मैं यहाँ पर कोई लिक्विड लेता हूँ इस कंटेनर के अंदर। जरा देखिए, मैंने मान लो यहाँ पर कोई भी लिक्विड ले लिया ये, ठीक है, ये मैंने कोई लिक्विड ले लिया, लेकिन लिक्विड कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, अर्थात वाष्पशील होना चाहिए। इसके बाद इस कंटेनर को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस लिक्विड को ऊपर से क्लोज कर दिया है, तो वोलेटाइल यहाँ पर सब्सटेंस है, अर्थात वोलेटाइल यहाँ पर लिक्विड लिया गया है। जब वोलेटाइल लिया गया है तो यहाँ पर इसकी वेपर्स तो होंगी, वाष्पें तो होंगी, तो यहाँ पर नीचे लिक्विड होगा, इसकी कुछ वाष्पें जो होंगी वो इसके ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, और हीट करने से क्या होगा, ये लिक्विड वाष्प अवस्था में चेंज हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि वाष्पों 100% से वाष्प में कन्वर्ट नहीं करना है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो वाष्पें यानी लिक्विड से जो वाष्पें बनी हैं, तो वाष्पें फिर से ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी, यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी और यहाँ पर हीट कम होगी। जब हीट कम होगी तो यहाँ पर क्या होगी, जो वेपर्स होंगी वो ठंडी हो जाएंगी, और जब वेपर्स ठंडी हो जाती हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, जैसे आपने देखा हो कभी भी हम लोग अपने घर में खाना बनाते हैं या हम दूध को बॉयल करते हैं, तो दूध को बॉयल करते हैं, उसके ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं। दूध को बॉयल करने के बाद उसके ऊपर हम एक प्लेट लगा देते हैं, तो उसकी जो वेपर्स आती हैं, यानी वाटर की जो वेपर बनती है वो प्लेट पे टकराती हैं, और प्लेट पे टकरा के वहाँ चिपक जाती हैं। तो नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऊपर का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए वेपर्स जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होकर बूंद बूंद करके लिक्विड के अंदर टपकना शुरू कर देती हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर होगा कि वेपर्स तो बन गई, लेकिन वेपर्स यहाँ जब पहुँचेंगी तो ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होने के बाद क्या होगा, लिक्विड बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड ये दोनों बनना बराबर हो जाएंगी, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं साम्यावस्था, अर्थात इक्विलिब्रियम कहते हैं। साम्यावस्था कहते हैं उसको, या हम इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस साम्यावस्था पर ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स इतना प्रेशर बना रही हैं, इस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं, वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम इसके आगे चलते हैं कि आखिर वेपर प्रेशर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ठीक, चाक में कलर यूज कर रहा हूँ आज, ये मेरा रेड चाक है, यानी इस रेड चाक में आपको बताना कि आपको दिख रहा है सही से या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कारक कौन कौन से ऐसे हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करेंगे। प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी हमारी पढ़ाई प्रभावित होगी। बहुत कम गर्मी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही तब भी हमारी पढ़ाई प्रभावित हो जाए। मतलब हमारा जो कार्य चल रहा है उसमें जो अवरोध बन रहा है, प्रभावित करने वाले का मतलब ये होता है जो अवरोध बनता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, सर दर्द हो रहा है, बुखार आ गया, ये सब क्या है, प्रभावित करने वाले कारक है पढ़ाई को। इसी तरीके से जो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर बना रही है, इस प्रेशर को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, अर्थात प्रेशर को या तो बढ़ाते हैं या फिर प्रेशर को घटाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें जो पहला कारक है वो हमारा आता है टेम्परेचर, अर्थात ताप। पहला कारक हमारा आता है ताप, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है,
ताप आता है हमारे इसके अंदर। ठीक, अब बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है कि आपके पास जो वेपर बन रही है इसमें क्या करिए, आप नीचे से हीट करिए इसको। जब हीट करेंगे बेटे, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड से वेपर ज़्यादा बन जाएंगी, और वेपर जितनी ज़्यादा बनेगी उन वेपर्स की काइनेटिक, यानी जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बेटे तो वेपर्स जितनी ज़्यादा हो जाएंगी, वेपर द्वारा प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा। यानी वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वेपर्स के। वेपर जितनी ज़्यादा बनेगी वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, वाष्पें जितनी ज़्यादा बनेगी वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्पें बढ़ेंगी, और वाष्पें बढ़ेंगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ऊपर को तीर लगा रहा हूँ उसका मतलब इंक्रीज करना, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटे, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है। ठीक है, वाष्प दाब भी बढ़ता है। ठीक, क्यों बढ़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वाष्पों की। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर भी अपने आप से बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होगा, दूसरा जो पॉइंट है बेटे हमारे पास, वो है द्रव की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव की प्रकृति। ठीक है, द्रव की प्रकृति। ठीक, नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति। द्रव दो प्रकार का हो सकता है, यानी द्रव ऐसा हो सकता है जिसमें द्रव के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हाई हो सकता है, या फिर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लो हो सकता है। जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हाई होता है, जिनमें लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हाई होता है, उनकी वेपर्स देर में बनती हैं, उनकी वेपर्स कम बनती हैं, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। और जिनकी वेपर्स कम बनेगी वहां पर प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो जिनमें अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड हैं, यानी ऐसे द्रव जिनके अणुओं के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण बल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, उनका वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, उनका वाष्प दाब कम होता है। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उनका वाष्प दाब कम होगा। क्यों होगा वाष्प दाब कम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण वाष्प दाब कम क्यों होगा, ज़रा मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर ज़रा इसी को देख लीजिए थोड़ा, देखिए ज़रा यहाँ। जैसे मान लीजिए वही बात है कि आपके पास कंटेनर है ही है, और यहाँ आपने ले रखा है लिक्विड, और जो भी लिक्विड लिया है उसके ऊपर जो है वो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक लिक्विड ही ये है, और एक दूसरा लिक्विड आपने और ले रखा है, मान लीजिए यहाँ पर ले रखा है, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर हैं। ठीक है, समझते जाना जरा बात को। इसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हैं, इसके मॉलिक्यूल थोड़े पास हैं, यानी अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ मॉलिक्यूल के बीच में। मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इनको यहाँ से सेपरेट करना, अर्थात वेपर फॉर्म में बदलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। इसको किस में बदलने के लिए? वेपर में बदलने के लिए। तो ज़्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगी, और उतने ही ताप पर इनकी वेपर्स ज़्यादा बन जाएंगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? कम है। यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं रहा है। भाई तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन अपना जो सिस्टम है इसमें क्या है, इसमें भाई खुद भी नहीं जाएंगे लेकिन दूसरे को भी नहीं जाने देंगे। जब दूसरा नहीं जाएगा तो वेपर्स नहीं बनेगी, यहाँ पर वेपर्स ज़्यादा बनेगी। मैंने बता चुका हूँ, वेपर्स की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी और वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहाँ पर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण यहाँ वेपर कम बनेगी, और वेपर जितनी कम बनेगी वेपर प्रेशर भी उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल ले सकते हो इसके लिए, एग्जाम्पल ले सकते हो बेटे। एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ले लिया एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH, ठीक है,
और दूसरा एग्जाम्पल ले लिए डाईमेथिल ईथर यानी CH3OCH3। इसमें जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती का मतलब क्या हुआ, यानी ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेपरेट रहते हैं इसकी तरह, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं और इनके मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर ज़्यादा होता है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इसलिए इनकी वेपर ज़्यादा बनेगी और वेपर जितनी ज़्यादा बनेगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, सॉरी वेपर जितनी ज़्यादा बनेगी वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर वेपर कम बनेगी, क्यों कम बनेंगी वेपर, ये एथिल अल्कोहल यानी शराब की बात कर रहा हूँ मैं, तो शराब का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, अर्थात वेपर इसकी कम बनेगी और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी इसका कैसा होगा बच्चे, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं तीसरा बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है क्वथनांक का, क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि ऐसा यानी किसी भी लिक्विड पर को इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि उनकी जो वेपर्स हैं यानी जो वाष्पें हैं उनका प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी वायुमंडलीय प्रेशर दाब है उस दाब के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक जितना ज़्यादा होगा अर्थात उसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्वथनांक जितना ज़्यादा होगा उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा। ठीक है, क्वथनांक अधिक होगा तो वाष्प दाब कम होगा। ठीक, क्वथनांक ज्यादा तो वाष्प दाब कम, क्यों, क्योंकि दो लिक्विड हम ले लें और दोनों की कंपेयर करें, एक का क्वथनांक कम हो और एक का क्वथनांक ज्यादा हो, क्वथनांक जिसका ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा टेम्परेचर गर्म करना पड़ेगा, क्वथनांक जिसका कम होगा उससे कम टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा। और कम यानी दोनों को मान लीजिए, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक का क्वथनांक है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का क्वथनांक है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मान लीजिए मैं दोनों को बराबर हीट करता हूँ, मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को मान लीजिए मैंने गर्म किया, चलिए 50 पे सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया, इसको भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया मैंने, भाई ये 70 है, इसको भी 50 पे गर्म कर रहा हूँ, इसको भी 50 पे गर्म कर रहा हूँ, तो इसकी वेपर्स ज़्यादा हो जाएंगी 50 पे, क्योंकि 100 भाई ये 50 पे ही तो बॉयल होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही तो है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मैक्सिमम जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड, लेकिन ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वेपर्स इसकी होंगी नहीं, तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। यहाँ वेपर्स हाई होंगी यानी ज़्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो क्वथनांक भी प्रभावित करता है वेपर प्रेशर को, जिसका वेपर यानी क्वथनांक कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें वेपर्स की मात्रा बच्चे कम बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा इफेक्ट करने वाला जो पार्ट आता है यानी फैक्टर आता है वो होता है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। वो क्या आता है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड यानी कि द्रव की शुद्धता, यानी शुद्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड चौथा वाला जो पॉइंट है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसको देखना है हमें। चौथा जो हमारे पास कारक है वो है द्रव की शुद्धता, द्रव की शुद्धता। ठीक है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। शुद्धता का मतलब क्या है, शुद्धता का मतलब ये है जैसे कि पानी है, यहाँ पर है वाटर आपका, ठीक है, पानी ले लिया, यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, ठीक, और ऊपर से इसको मैंने क्लोज कर दिया यानी बंद कर दिया। ये मैं यहाँ से इसे हीट करता हूँ, गर्म करता हूँ, जैसे ही गर्म करता रहूँगा, गर्म करता 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर्स इसकी बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे बेटे, इसके अंदर वेपर्स बन जाएंगे, और जो वेपर बनेंगे इसके ऊपर जो प्रेशर लगाएगा वो उसका वेपर प्रेशर होगा। ये प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं, अगर पानी शुद्ध है तो, लेकिन किंतु और परंतु, और अगर मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, कुछ मिला दिया, मिलाने का मतलब मैं यहां पर क्या कर देता हूं, मैं यहां पर मिला देता हूं चीनी, मान लीजिए क्या मिला देता हूं इसके अंदर,
यानी कि जो मैं चीनी का विलेन लेता हूं, यहां पर चीनी का विलेन ले लिया। अब जो देखिए यहां पर क्या थी, यहां पर 100% जो मॉलिक्यूल थे वो मॉलिक्यूल केवल वाटर के, पानी के मॉलिक्यूल थे। इन्हें हीट मिली, इन्होंने अपनी सरफेस को छोड़ा और ऊपर वेपर के रूप में चले गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपके पास मॉलिक्यूल दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से दो प्रकार के होंगे? एक तो आपके पास पानी के मॉलिक्यूल होंगे जो कि मैंने बना दिए, और जो अलग कलर से बना रहा हूँ ये मान लीजिए चीनी के मॉलिक्यूल हैं ये, ठीक है। तो पानी के और चीनी के मॉलिक्यूल मिला दिए मैंने यहाँ पर। तो जो चीनी के मॉलिक्यूल है उनका वेपर प्रेशर अलग होगा, या मैं कह सकता हूँ चीनी के मॉलिक्यूल वेपराइज होते ही नहीं, वेपर बनती ही नहीं है उनकी। जब वेपर नहीं बनती तो जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम देते थे वो केवल पानी के मॉलिक्यूल को मिलता था, और यहाँ पर जो टेम्परेचर मिल रहा है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड चीनी को मिल रहा है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को मिल रहा है। मान लीजिए, कल्पना करिए, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर बनेंगी ही नहीं वाटर की। वाटर की वेपर कितने बनती है? 70 से लेके 80, मतलब 50 से ज़्यादा बनती है, 100 के आसपास बनती है जाकर के। लेकिन अब यहाँ पर 50-50 रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वेपर्स कम बनेंगी, नंबर ऑफ वेपर्स कम होंगे। जब वेपर्स कम होंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो कोई भी लिक्विड है वो शुद्ध अवस्था में उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और उसी का अगर हम विलेन बना दें तो विलेन अवस्था में उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं इस बात को कि आखिर वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहां देखिए बेटे, किसी द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अपने विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका कि वेपर प्रेशर क्या होता है, और वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग वेपर प्रेशर क्या होता है। यानी जब कोई लिक्विड, यानी जब कोई द्रव अपनी वेपर के साथ, यानी अपने वाष्पों के साथ साम्यावस्था में होता है, तो वाष्पों द्वारा लिक्विड की सरफेस पर, यानी द्रव की सतह पर जितना प्रेशर लगाती हैं उसे हम वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसको 4 कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर है, यानी ताप बढ़ाओगे तो वाष्पों की संख्या बढ़ेगी। वाष्पों की भाई ताप, यानी जितने ज़्यादा गर्म करते चले जाओ वाष्पें उतनी ज़्यादा बनती चली जाएंगी, है ना। जैसे आप पानी देखते हो तो पानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहले हल्के से गर्म करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा और गर्म करते, थोड़ा और गर्म, थोड़ा करते करते चले जाते हैं, लास्ट में जाके वेपर बनती है जाकर के। तो कुल मिलाकर के टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर बढ़ती है, और वेपर जितनी बढ़ेंगी यानी प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगाएंगी, और प्रेशर जितना ज़्यादा लगाएंगी वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि द्रव की प्रकृति कैसी होती है। द्रव 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? यानी या तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हाई होगा, या मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लो होगा। तो जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के मध्य में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स यानी आकर्षण बल ज़्यादा होता है, उनकी वेपर्स कम बनती हैं, इसलिए उनका वेपर प्रेशर कम होता है। और जिन मॉलिक्यूल के मध्य में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम होता है उनकी वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, इसलिए उनका वेपर प्रेशर भी कैसा होगा बच्चे? ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि कोई लिक्विड ऐसा होता है जो कम टेम्परेचर पर वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होता है, कुछ ऐसा होता है जो हाई टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है। जो हाई टेम्परेचर पर वाष्प में बदलता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जो कम टेम्परेचर पर वाष्प बदलता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों का कंपेयर करें, जैसे मान लो 2 लिक्विड आ गए आपके पास, एक जो आपके पास लिक्विड है वो लिक्विड ए है, दूसरा आपके पास लिक्विड है वो लिक्विड बी है, और इन दोनों लिक्विड में जैसे यहाँ पर मैंने लिक्विड ले लिया है, यहाँ पर लिक्विड ले लिया है बेटे, यहाँ पर ऊपर से क्लोज कर रखा है मैंने यहाँ से, और इसका जो क्वथनांक है मान लीजिए वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, बता चुका हूँ मैं आपको। इसका क्वथनांक मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इन दोनों को हीट करिए। जब आप हीट करोगे तो डेफिनेट
यानी निश्चित रूप से कि जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो ये टोटल वेपराइज्ड हो जाएगा, अर्थात टोटल इसकी वाष्पें यहाँ पर ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी, इनके द्वारा प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पर तो वेपर बन नहीं रही है, इसकी वेपर्स की मात्रा बहुत कम होगी, 1-2 वेपर बनेगी, बहुत कम मात्रा में बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी कैसा लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो जिसका क्वथनांक ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम, और जिसका क्वथनांक कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वेपर्स ज्यादा बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द्रव की शुद्धता, जो मैंने आपको बता दिया। द्रव की शुद्धता का मतलब क्या हुआ, अगर हम प्योर जो शुद्ध द्रव ले लें और उसको हीट करें तो जितना भी हम हीट देंगे वो उसी द्रव के मॉलिक्यूल्स को मिलेंगी, तो वेपर आसानी से बन जाएंगी, जल्दी बन जाएंगी। लेकिन अगर हम अशुद्धि मिला देंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो 2 जगह बढ़ जाएगा। जब 2 जगह बढ़ जाएगा तो उस द्रव के लिए टेम्परेचर कम मिल पाएगा, अर्थात वेपर्स कम बना पाएगा। जब वेपर कम बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, कम होगा। तो समय ध्यान रखें, किसी भी द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अपने विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। ये ध्यान रखो, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास वाष्प दाब और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर द्रव की शुद्धता से रिलेटेड एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था राउल्ट। राउल्ट ने इससे रिलेटेड एक नियम दिया था जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या है राउल्ट का नियम, देखते हैं, जरा देखिए यहां पर राउल्ट का नियम क्या है। ठीक है, समझते हैं राउल्ट के नियम को, और उसके फिर हम लोग फॉर्मूले को भी निकालेंगे जिसकी सहायता से न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो राउल्ट ने क्या किया, शुद्धता के आधार पर उन्होंने कहा कि अगर हम किसी द्रव में कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि 2 प्रकार की हो सकती है। या तो अशुद्धि जो मिलाई जाती है वो अशुद्धि वोलेटाइल हो सकती है, यानी कि वाष्पशील हो सकती है, या फिर अशुद्धि उन्होंने कहा कि नॉन वोलेटाइल हो सकती है, यानी अवाष्पशील हो सकती है। वाष्पशील का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो वाष्प अवस्था में बदल जाए। अवाष्पशील का मतलब क्या हुआ, जो वाष्प अवस्था में ना बदले। जैसे चीनी है, चीनी मिला दो, नमक मिला दो, तो ये अवाष्पशील अशुद्धि है। और अगर आप पेट्रोल मिलाओगे पानी के अंदर तो कैसी है, ये वाष्पशील अशुद्धि है। ठीक है, तो उन्होंने पहला जो केस लिया, सबसे पहला केस लिया, उन्होंने लिया भाई केस नंबर फर्स्ट। अच्छा, पहले हम लोग राउल्ट का नियम लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, राउल्ट का नियम, ठीक, राउल्ट का नियम। क्या था राउल्ट का नियम, कि कोई भी हम वाष्पशील द्रव या विलयन लेते हैं तो वाष्पशील जो द्रव या विलयन होता है उनमें वाष्पों द्वारा द्रव की सतह पर जितना दाब लगाया जाता है वो जो दाब होता है वो गैस के या वाष्पों के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी समानुपाती होता है, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर क्या है, किसी वाष्पशील विलयन, द्रव कर लेते हैं पहले, वाष्पशील द्रव या विलयन में उपस्थित वाष्पों या गैसों द्वारा, यानी वाष्पों या गैस के अणुओं द्वारा द्रव या विलयन की सतह पर लगाया गया दाब गैस या विलेय पदार्थ के दाब, गैस या हम कह सकते हैं दाब विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है।
ठीक है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी वाष्पशील द्रव या विलयन, मतलब वाष्पशील आपका द्रव हो सकता है या विलयन हो सकता है। अच्छा, यही बात हेनरी ने भी कही थी, यही बात हेनरी ने भी कही थी। हेनरी ने कहा था कि हम क्या करें कि हम यहाँ पर देखिए, एक मैंने कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई एक लिक्विड ले लिया है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर पानी लिया है लिक्विड के रूप में। उसने क्या था कि यहाँ पर जो आप लिक्विड ले रहे हो, जो द्रव ले रहे हो, इस द्रव के अंदर मान लीजिए कोई गैस, आप दूसरी गैस ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लीजिए, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लीजिए, CO2 गैस ले लिया आपने। इस पानी के अंदर CO2 गैस को घोलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बेटे, घोलना चाहते हो इस गैस के लिए। तो अब कह रही है कि जो भी आपके पास, यानी गैस को जब घोलोगे तो गैस के मॉलिक्यूल से लिक्विड की सतह पे एक प्रेशर लगाएंगे। ये जो प्रेशर होगा, जो P प्रेशर होगा, वो समानुपाती होगा गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती, ये कहा था। अब यहाँ पर देखिए, राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर भी वही बात चल रही है, यहाँ पर भी वही बात चल रही है कि आप क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड ले रहे हैं और इस लिक्विड के अंदर यहाँ पर उपस्थित गैस को घोलना चाहते हैं या वाष्प को घोलना चाहते हैं, इस लिक्विड के अंदर मिलाना चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि यहाँ पर लिक्विड और वेपर यानी गैसें, ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वेपर है और यहाँ पर जो लिक्विड है, ये दोनों एक ही हैं। इसी लिक्विड की वेपर हैं ऊपर, ये जो वेपर हैं वो इसी लिक्विड की है। तो अब इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है, जो दाब लग रहा है, वो इस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, ये कह रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, मैं समझाऊंगा इसको, अभी मैं इसके न्यूमेरिकल की ओर, मतलब इसके डेरिवेशन की ओर चल रहा हूँ। तो वही बात है कि किसी भी वाष्पशील द्रव या विलयन में उपस्थित वाष्पों या गैस के अणुओं द्वारा द्रव या विलयन की सतह पर जितना दाब लगाया जाता है, वो विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी आपने सॉल्युबल करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर जो भी, मतलब गैस के मॉलिक्यूल सॉल्युबल करना चाहते हो तो गैस के मॉलिक्यूल, और अगर आप चीनी को मिलाना चाहते हो तो चीनी के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा ये। ठीक है, क्या होगा बेटे, गैस के मोल प्रभाज या गैस के मोल प्रभाज कह सकते हो या विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज कह सकते हो। ठीक, चलिए यहाँ पर इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग केस नंबर फर्स्ट लेते हैं कि आखिर आप जो विलयन बना रहे हो, आप वो कैसा बना रहे हो। विलयन में क्या होगा, विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हो सकते हैं, या फिर आपके पास विलेय अवाष्पशील हो सकता है और विलायक वाष्पशील हो सकता है। इनमें दोनों में से एक तो वाष्पशील होने की आवश्यकता है, जरूर होना चाहिए। लेकिन कौन हो, विलायक तो वाष्पशील होगा ही होगा, लेकिन विलेय वाष्पशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए दो केस ले लिए राउल्ट ने, एक जब विलेय वाष्पशील है तो, दूसरा जब विलेय अवाष्पशील है तो सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं कि जब आपका विलेय कैसा है, वाष्पशील है। देखते हैं बेटे, आइए, और एक सूत्र निकलेगा हमारा नया। तो देखिए, इसे मिटा देता हूं, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। हेनरी के नियम में और राउल्ट के नियम में डिफरेंस कितना है। हेनरी का नियम ये कहता था कि हम जो लिक्विड ले रहे हैं और गैस ले रहे हैं, दोनों डिफरेंट है आपस में और हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं इनको। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो लिक्विड है उसी की वाष्पें होंगी,